देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम प्रिज्म से जुड़े हुए सभी चीजों को पढ़े थे। आज भी हम प्रिज्म से जुड़े हुए ही कुछ चीजों को पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझो बाबू। यह प्रिज्म है ABC, एक प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होता है ट्रांसपेरेंट 3 बॉडी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, लंबाई चौड़ाई और गहराई के साथ। जिस सरफेस पे लाइट पड़ता है, जिस सरफेस से लाइट निकलता है वह फ्लैट सरफेस होना चाहिए। इंड जो होता है उसी से उसका नाम डिसाइड होता है। ट्रायंगल जो है वो इसीलिए ट्रायंगुलर प्रिज्म हम लोग इसको बोलते हैं। तो लाइट यहाँ पर पहला जब फेस पर पड़ा PQ, तो यह इंसिडेंट रे रहा, फिर यह रिफ्रैक्टेड रे रहा और यह इमर्जिंग रे रहा जो पहले पढ़े हो। पहले यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल इसको ड्रा कर दिए। नॉर्मल के बीच में एंगल R1 का लाया पहला सरफेस पे। दूसरा सरफेस पे एंगल को हम R2 कहें। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और यहाँ पे इमर्जिंग एंगल है E। तो कॉन्सेप्ट को समझना बाबू, यह एक थीन प्रिज्म के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। थीन मतलब बाबू पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म क्या होता है? थीन प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो। प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल। तो जब प्रिज्म एंगल ही बहुत छोटा ले लोगे, वेरी स्मॉल ले लोगे, तो प्रिज्म एंगल A होता है। वही अगर प्रिज्म एंगल तुम छोटा ले लोगे तो R1 R2 I सब चीजें छोटी छोटी हो जाएंगी। तो ध्यान पूर्वक समझो बाबू। देखो म्यू मान लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, और दोनों साइड हम एयर ही मान रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चों कि अगर हम अप्लाई करें अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो म्यू बराबर मेरा होगा sin I बाई sin R1। यह होगा फॉर्मूला, म्यू बराबर sin I बाई sin R1। फॉर थीन प्रिज्म के लिए I एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R1 जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस से, आर वेरी स्मॉल। यह सभी बहुत छोटे एंगल होंगे क्योंकि प्रिज्म एंगल ही खुद बहुत छोटा है। तो sin I टेंड्स टू I हो जाएगा। याद करो, बहुत बार बताए हैं कि जब छोटा एंगल होगा तो sin थीटा थीटा के बराबर, तो sin R1 भी R1 के बराबर हो जाएगा। इसलिए म्यू बराबर मेरा आ जाएगा I बाई R1। तो I बराबर हो गया म्यू R1। I बराबर हो गया मेरा म्यू R1। ध्यान दो बच्चों, इसको लिख लेना है। अगर हम यही स्नेल्स लॉ सेकेंड सरफेस पर अप्लाई करें, इसको रोक के वीडियो लिख लेना है बच्चों। अगर हम लोग यही स्नेल्स लॉ सेकेंड सरफेस पे अप्लाई करेंगे, सेकेंड सरफेस पर अगर यही स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, ध्यान दो इसको, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो म्यू बराबर मेरा फिर से लिखेंगे तो sin E बाई sin R2 लिखना होगा। म्यू बराबर sin E बाई sin R2। म्यू बाई 1 तो उल्टा लिखा जाता है स्नेल्स लॉ में, sin E बाई sin R2। तो देखो प्रिज्म एंगल ही खुद छोटा है, थीन प्रिज्म का बात कर रहे हैं हम। तो जब थीन प्रिज्म का बात करेंगे तो A एंगल छोटा है। A जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है, तो R1 R2 भी छोटा होगा। R1 R2 का कोरोस्पोंडिंग एंगल ही I और E होता है, तो वह सब एंगल भी छोटे होंगे। तो सी फॉर थीन प्रिज्म के लिए हम बात जो कर रहे हैं कि E एंड R2 आर वेरी स्मॉल। E और R2 भी बहुत छोटा है, इसलिए sin E टेंडिंग टू E लिख देंगे, sin R2 टेंडिंग टू R2 लिख देंगे। sin थीटा थीटा के बराबर हो जाता है, तो यह लिख देंगे। इसलिए म्यू बराबर मेरा हो गया E बाई R2।
इसलिए E बराबर हो गया म्यू R2। तो हम I का भी वैल्यू ले आए और E का वैल्यू भी निकाल लिए। अब तुम लोग बच्चों ध्यान दो, नेट डेविएशन जो डेल्टा का फॉर्मूला तुम पढ़े थे पिछले क्लास में, वह I प्लस E माइनस ए पढ़े थे। I प्लस E माइनस ए पढ़े थे तुम। तो जो डेल्टा होगा डेविएशन, डेल्टा जो डेविएशन होगा वह हम लिखेंगे, तो I के जगह म्यू R1 लिख देंगे, अजलाए हैं हम। E के जगह म्यू R2 ला देंगे, अजलाए हैं हम माइनस ए। तो डेल्टा बराबर हो गया म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए। R1 प्लस R2 को क्या लिखा जाता है? ए के बराबर लिखा जाता है, पिछले क्लास में तुम देख लेना, म्यू ए माइनस ए। तो डेल्टा बराबर आ गया ए कॉमन म्यू माइनस 1। तो डेविएशन हो गया या थीन प्रिज्म का, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो फॉर थीन प्रिज्म डेविएशन जो डेल्टा होता है वह ए म्यू माइनस 1 होता है। इसे एस्टैब्लिश करने के लिए दे दिया जाए कि एस्टैब्लिश करो थीन प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, तो आज जो बताया है वही तुम्हारा आंसर है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अभी तक जो चीजें, जो मेन चीजें हमें याद रखनी है, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग श्रेणियां लगाना है, यह बात तो तुम समझ ही रहे हो। लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वह यह है कि डेल्टा जो है वह I प्लस E माइनस ए फार्मूला, यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यह फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो थीन प्रिज्म के लिए आज के क्लास में जो थीन प्रिज्म का जो एस्टैब्लिश आया, कल के क्लास में मिनिमम डेविएशन के बारे में बताए थे और प्रिज्म का पूरा कंप्लीट नॉलेज भी तुम लोग को शेयर किए थे। तो अभी तक वीडियोस तुम लोग जो देख रहे हो, समझ रहे हो, उसके लिए एक बात समझो बाबू कि हम लोग धीरे धीरे लाइन से चल रहे हैं चीजों को। बीच में प्रिज्म पढ़ा दिए, रिफ्रैक्शन में पहले प्रिज्म का रिफ्रैक्शन पढ़ाएं, उसके बाद स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। कोई भी बच्चा यह डाउट में कभी नहीं रहना कि कोई चीज छूटने वाला है, कोई चीज तुम नहीं जानोगे। यह एक ऐसा चैनल है जो तुमको आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए क्लास चल रहा है, और उसके साथ कॉन्सेप्ट के साथ अपने लक्ष्य तक का पहुंचने के लिए तुम्हारा क्लास चल रहा है। इसलिए डाउट मन से निकालो और जो पढ़ा रहे हो उसको क्लियरली कॉन्सेप्ट से समझो, और मन लगाओगे तो अच्छा लगने लगेगा। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, प्रिज्म पर ध्यान देना। देखो बच्चों, एक बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझोगे। न्यूमेरिकल जो बताया जाएगा, देखो फार्मूला पे जो न्यूमेरिकल होता है वह तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट तुम कर लोगे। लेकिन कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, उसे लास्ट में तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कराएंगे इस चैप्टर में। पहले चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो ध्यान दो, एक प्रिज्म है जिसमें पहला इंफॉर्मेशन दिया है कि प्रिज्म एंगल 30 डिग्री है। प्रिज्म एंगल क्या है बच्चों? तो 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो √2। म्यू बराबर क्या दे दिया है? √2। अब पढ़ो, रे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। मतलब पहला सरफेस पर रे जो आके गिर रहा है वह नॉर्मली गिर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। Since ray incident normally at prism, इसलिए हमेशा ही लाइन याद रखना कि नॉर्मली गिर रहा है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन हो गया। अगर कोई भी प्रिज्म पर इंसिडेंट रे गिरता था तो हम एक नॉर्मल खींचते थे, इस सतह पे एक 90 डिग्री पे एक नॉर्मल खींचते थे, और यह एंगल ही इंसिडेंस एंगल कहा जाता था। यहाँ जो रे है वह यह ना हो कि नॉर्मले से चला गया है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन हो गया, इसलिए दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रे इंसिडेंट करेगा नॉर्मली प्रिज्म पर तो आई क्या होगा? 0 होगा। आई अगर 0 हुआ तो R1 भी 0 होगा। यहाँ पे ध्यान दो, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन R1 होता है, तो साइन R1 जो होता है वह साइन आई बाई म्यू होता है।
अगर साइन आई ही 0 हो गया तो R1 को भी 0 होना है। इसका मतलब अगर किसी प्रिज्म पर 90 डिग्री पे रे एंट्री करता है तो बिना मुड़े ही पार कर जाएगा। मतलब अगर I 0 हुआ तो R1 भी 0 होगा। यह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस लाइन को ध्यान रखना कि रे अगर प्रिज्म पर 90 डिग्री पर गिरा तो I 0 होगा और साथ साथ एट द सेम टाइम R1 भी 0 होगा। हमको इधर से काम ही नहीं है, हमको इमर्जिंग एंगल से काम है, हमको इधर से काम है। तो इधर से काम है तो आते हैं R1 प्लस R2। ये पढ़े हो तुम, पीछे जो भी क्लासेज कराए हैं उसको ध्यान से समझते रहना है बाबू। R1 की जगह तो 0 आ गया तो R2 और A की जगह क्या दिया है तो 30 डिग्री दिया है, इसलिए R2 क्या आ गया बाबू 30 डिग्री। देखो ध्यान दो, I पता है तो R1 पता है, R1 पता है, R1 अगर पता है तो R2 पता है, और R2 अगर पता है तो E भी पता है। कैसे पता है ध्यान दो, म्यू बराबर साइन E अपॉन साइन R2 लिख देंगे। तो म्यू के जगह पे मेरा √2 है, साइन E बाई साइन R2 30 डिग्री। तो साइन E बराबर हो गया √2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 इधर चला गया तो यह हो गया 1/√2। √2 2 को √2 टाइम्स में काटेगा क्योंकि 2 क्या है √2 इंटू √2 है, एक √2 कैंसिल हो गया तो साइन E आ गया 1/√2। तो E कितना है बाबू 45 डिग्री। यानी कि इमर्जिंग एंगल तो हम लोग को पता चल गया कि इमर्जिंग एंगल जो होगा वह 45 डिग्री होगा। उसके साथ हमें एक और चीज पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन अगर हमें निकालना होगा तो डेल्टा I प्लस E माइनस A होता है। I के जगह पे लाई क्या हो 0, E के जगह लाई क्या हो 45 डिग्री और A के जगह क्या लाए हो 30 डिग्री, यानी कितना हुआ बाबू तो 15 डिग्री। डायग्राम अगर देखोगे तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रा करोगे, रे ऐसे जा रहा था, R2 के जगह तो इसे भी तुम लोग लिया दिए हो, R2 के जगह 30 डिग्री और इधर की इमर्जिंग एंगल हो गया, यह कितना है बाबू 45 डिग्री। तो है 30 निकल गया, ये वाला 30 15 डिग्री नेट डेविएशन बचा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पूर्वक अच्छा समझोगे बाबू। रे अगर किसी भी प्रिज्म पर नॉर्मली गिरेगा तो I 0 R1 0 देखो, I अगर दे दिया तो R1 निकल जाएगा, R1 दे दिया तो R2 निकल जाएगा, R2 दे दिया तो E निकल जाएगा, E दे दिया तो फिर डेविएशन निकल जाएगा। तो सब कुछ प्रिज्म में जुड़ा होता है, एक लिंक तोड़ोगे तो सब कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो ही तुम न्यूमेरिकल को बना सकते हो। हम इस क्वेश्चन को तुम लोग बस तुरंत लिख लो और फिर उसके बाद हम इसमें छोटा सा डाटा चेंज करते हैं और दिखाते हैं कि क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ेगा अगर कुछ और बदलाव हो तो लिख लिए बच्चों, ध्यान दो, स्क्रीनशॉट ले लोगे, डाटा बदल रहे हैं। अब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, हम अलग ना लिखकर सेम क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि एक ही इसमें 2 तरीका का क्वेश्चन हो सकता था। अगर हम प्रिज्म एंगल 60 डिग्री कर दें तो यहाँ पे जो A है वह क्या हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री। अब यह सब डायग्राम बदल जाएंगे, 60 डिग्री हो गया, ध्यान देना बच्चों। 60 डिग्री अगर हो जाएगा तो यहाँ फिर से 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दो, रे इंसिडेंट किया नॉर्मली प्रिज्म पर, नॉर्मली गिरेगा तो I 0 R1 पता है तो R2 पता है और R2 पता है तो यहाँ E पता है। ध्यान देना, म्यू बराबर साइन E बाई साइन R2 लिखेंगे। R2 के जगह इस बार क्या आ गया है तो 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया √3/2। अब ध्यान दो बढ़िया से बाबू, √3/2 ऊपर बड़ा चीज आ गया, नीचे छोटा आ गया, तो यह 1 से बड़ा आ गया, तो नॉट पॉसिबल आ गया, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, और यहाँ वैल्यू 1 से बड़ा आ गया। तो यह हमें सिखाया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है बच्चों, यह सिखाया कि रे विल नॉट इमर्ज, रे बाहर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ फेल कर गया कौन सा नियम बाबू, स्नेल्स लॉ फेल कर गया। तो स्नेल्स लॉ का एक लिमिटेड पीरियड होता है, और जब स्नेल्स लॉ फेल करता है जानते हो क्या लगता है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो एक्चुअली यह डेंसर मीडियम है और यह रेयरर मीडियम है। लाइट डेंसर से रेयर जा रहा है और ऐसा स्थिति आया कि बाहर नहीं निकल पाया। तो जब बाहर नहीं लाइट निकल पाता है, कब नहीं निकल पाता है? जब एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है, यानी कि यहाँ पे एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा आ गया होगा। तो उस स्थिति में रे जो होता है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, रे जो होता है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रे गेट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रे जो होगा वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। R2 क्या है बाबू? 60 डिग्री, यानी यहाँ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर ही यह वापस लौटा होगा। रे जा रहा था इधर, अब आने लगा इधर, यानी यह डेविएशन हुआ। तो यह नेट डेविएशन क्या हुआ बच्चों? एक लाइन में 180 डिग्री का एंगल होता है, 60 दो निकल गया, तो 180 डिग्री माइनस 60 मतलब 60 डिग्री। तो यह देखो क्वेश्चन कितना स्पेशल सवाल हो गया है आप, कि अगर रे प्रिज्म पर नॉर्मली गिरता है तो आई 0 होगा, और आई अगर 0 होगा तो R1 मस्ट बी 0। याद रखना, नॉर्मली गिरेगा तो आई 0 होगा, और आई अगर 0 हो गया तो R1 को 0 होना ही है। और R1 अगर 0 हुआ तो R2 60 डिग्री होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 ए जानते हैं, और प्रिज्म एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अगर R2 मालूम है तो स्नेल्स लॉ लगा के हम ई निकालेंगे। ई अगर निकल गया तो ठीक, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकल गया था। अगर नहीं निकलेगा मैंने नॉट पॉसिबल आ जाएगा। नॉट पॉसिबल कैसे जानोगे क्या आएगा? तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा, जो कि तो पॉसिबल है नहीं, तो रे नहीं निकलेगा। तो जब रे बाहर नहीं निकलेगा, डेंसर से रेयर में लाइट जाते समय रे बाहर नहीं निकला तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उस समय डेविएशन 180 डिग्री माइनस दोनों एंगल को जोड़ के घटा देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। देखो अगर न्यूमेरिकल तुम पढ़ते हो तो कितना अच्छा तुम चीज सीख रहे हो कि दो मीडियम के बाउंड्री पर अगर रे नॉर्मली गिरता है, नॉर्मल पे अगर रे गिरता है तो आई भी 0 होता है और R1 भी 0 होता है। तो एक इंपॉर्टेंट सा बात समझते हो, अगर रे किसी भी सरफेस पर कुछ भी एंगल पे गिरता है तो वह रिफ्रैक्शन करने के लिए मुड़ता है, या तो इधर या तो उधर। अगर मिरर पे भी पड़ता तो मुड़ता है, लेकिन वापस उसी रास्ता पे कब लौटता है? जब 90 डिग्री पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, दोनों न्यूमेरिकल्स को ध्यान से लिख लेना। इसके बाद एक अलग न्यूमेरिकल भी बताते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आ गए हैं। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म का, प्रिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म का बाबू 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो न्यूमेरिकल बनाना बहुत बहुत जरूरी चीज होता है, वह कॉन्सेप्ट को साफ सुथरा करता है, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है, प्रैक्टिस करवाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल बनाना, और स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बनाना और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो धीरे धीरे जब चैप्टर समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो मेंस, एडवांस, एनडीए, नीट के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कि बुक को खत्म करेंगे, एनसीईआरटी को खत्म करेंगे, तब सभी तक जाएंगे। हम लोग को जूनियर लेवल से लेके सब तक पहुंचना है। टारगेट को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देना है बच्चों। तो ये जो है मेरा 30 डिग्री है, म्यू मेरा √2 है। अब पढ़ो, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म का जो है उसको सिल्वर कर दिया गया, मैं चांदी का कलई कर दिया गया, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा दिया गया। तो अब यह व्यवहार करे लगा एक मिरर का, और फ्लैट सरफेस है इसलिए प्लेन मिरर का व्यवहार करने लगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। अगर रे रिट्रेस करेगा अपने पाथ को सेकेंड सरफेस पर, अब देखो बच्चों ध्यान दो, मान लो रे यहाँ पे आके गिरा, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर लिए, यही एंगल हम लोग को आई निकालना है। यह रे मान लो यहाँ पे आके लड़ा, तो अगर मान लो किसी प्रिज्म, किसी मिरर पर रे आके किसी भी एंगल पर लड़ता है तो नॉर्मल यहाँ ड्रा करके रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से। तो अगर किसी मिरर पर रे आके 90 डिग्री पे पड़ेगा तब ना वापस उसी पे रास्ता पे चला जाएगा।
तो रिट्रेस करने के लिए, अपने पाथ को रिट्रेस करने के लिए रे को यहाँ 90 डिग्री पर पड़ना पड़ेगा, तो ही रे वापस लौटेगा। यानी कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वह एलोंग नॉर्मल जाना चाहिए। सोचो बात को, अगर कोई रे किसी प्लेन मिरर को किसी भी नॉर्मल से एंगल पे पड़ेगा तो वह रिबाउंड कर जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, अपना ही रास्ता में वापस आने के लिए एलोंग नॉर्मल पड़ेगा तो ही ना वापस रिट्रेस करेगा। तो सिंस, यहां ध्यान दो बच्चों, रे रिट्रेसेज इट्स पाथ, रे अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, इसलिए रे शुड इंसिडेंट्स नॉर्मली एट सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि अब सिल्वर्ड हो चुका है, जो कि वह अब सिल्वर्ड हो चुका है। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे इज एलोंग नॉर्मल एट सेकेंड सरफेस के एलोंग नॉर्मल हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। और अगर नॉर्मल हुआ तो R2 क्या होता है, सेकेंड सरफेस का नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल। और यहां देख रहे हैं कि सेकेंड सरफेस का नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही लाइन में है, इसलिए R2 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर लाइट सेकेंड सरफेस पे नॉर्मली गिरता है तो R2 0 होगा, अगर फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मली गिरता है तो I भी 0 होता है, R1 भी 0 होता है, जस्ट पीछे बता रहे थे। अगर सेकेंड सरफेस पे लाइट नॉर्मली गिरा है इसका मतलब R2 0 होगा, और R2 अगर मालूम है तो फिर R1 भी मालूम है, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है। तो R1 बराबर हो गया 30 डिग्री। याद रखना बच्चों, R1 क्या आ गया, 30 डिग्री। तो म्यू बराबर साइन I अपॉन साइन R1, तो म्यू बराबर साइन I बराबर म्यू साइन R1, यहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लिए। तो साइन I बराबर म्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं √2, R1 के जगह 30 डिग्री लाए हैं तो √2 और 1/2, तो 1/√2, 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का। तो I का वैल्यू क्या है बाबू, तो 45 डिग्री। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के एवरेज क्वेश्चन को भी बनाना और सीखना, कॉन्सेप्ट लगाना बहुत ही जरूरी होता है। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी बता रहे हैं, ध्यान दो। देखो बच्चों, कुछ छोटे न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, प्रिज्म एंगल दिया है 3 डिग्री, तो प्रिज्म एंगल बहुत कम है इसलिए थीन प्रिज्म है, या थीन प्रिज्म हो गया। या प्रिज्म एंगल 4 डिग्री से जनरली कम देता है तो वह थीन प्रिज्म होता है। डेविएशन जो है वह 1.5 डिग्री दिया हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे डिमांड कर रहा है। तो थीन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला A μ-1, आज ही के क्लास में हम तुम लोग को बताए थे। तो यहाँ पे 1.5 डिग्री लिख दोगे, A की जगह 3 डिग्री μ-1, डिवाइड करोगे तो 1/2 μ-1, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1/2, दैट इज 3/2। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ दम नहीं है, लेकिन थीन प्रिज्म पे न्यूमेरिकल क्या दे सकता है यह बताना मेरा जिम्मेवारी था, इसलिए हम तुमको बता दिए। अब ध्यान दो, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल दिया है 75 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। देखो बाबू, कोई भी प्रिज्म होता है, एक रे गिरता है, कुछ रिफ्रैक्टेड रे होता है और फिर इमर्जिंग रे होता है, यही ना होता है बच्चों। तो अगर I देता है तो R1 निकाल सकते हो स्नेल्स लॉ लगा के। और क्या स्नेल्स लॉ लगता है, थोड़ा डायरेक्ट ही बना रहे हैं, साइन I अपॉन साइन R1। हमें I की वैल्यू पता है, म्यू की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू निकालनी है।
तो म्यू के जगह पे हम लोग √2 लिख दिए, साइन 45 डिग्री लिख दिए और साइन R1 लिख दिए। तो साइन R1 आ गया 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और यह √2 भी इधर डिवाइड होगा तो √2, तो 1/√2 1/√2 1/2 हो गया। तो R1 हो गया 30 डिग्री। अगर यह R1 निकल जाता है बच्चों, देखो यहां से साइन I/साइन R1 बराबर म्यू करके हम R1 निकाल देंगे। एक एंगल मालूम रहेगा I, तो R1 हम लोग निकाल लेंगे। अगर R1 पता है तो R1 प्लस R2a लिखेंगे। तो R1 अगर 30 डिग्री है तो A हो गया मेरा 75 डिग्री, तो R2 हमारा 45 डिग्री हम लोग निकाल लिए। ध्यान दो, I पता है तो R1 निकाल लिए, और R1 अगर पता है तो R1 प्लस R2a जानते हैं, उससे हम R2 निकाल लेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, म्यू बराबर सेकेंड सिनारियो में साइन E/साइन R2 होता है। I पता है तो R1 निकल जाएगा, R1 पता है तो R2 निकल जाएगा, और R2 निकल गया तो E निकल जाएगा, क्योंकि सेकेंड सरफेस पर फिर से रिफ्रैक्शन लॉ मतलब स्नेल्स लॉ हम लगा सकते हैं। तो यहां पर साइन E बराबर आ गया म्यू साइन R2, म्यू साइन R2, साइन म्यू के जगह पर √2 दिया है, साइन R2 लाए हो 45 डिग्री, तो √2 और 1/√2, तो साइन E = हो गया 1, मतलब E बराबर आ गया 90 डिग्री। अब डाटा कुछ भी आए, डाटा लेके हम नहीं चल रहे थे, हम तुमको न्यूमेरिकल का आइडिया देना चाह रहे थे कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी होते हैं। अब बच्चों देखो, ध्यान दो कि हम तुम लोग को केवल समझाने के लिए नहीं पढ़ा रहे, तुम लोग ये बात तो देख रहे होगे, हम तुम्हारा नोट्स भी बनवा रहे हैं। नोट्स बनवा रहे हैं मतलब तुम एक कोचिंग ट्यूशन भी कर रहे हो। इसके साथ तुम कोचिंग क्लास में जाते हो, ट्यूशन करते हो, +2 प्लस आगे के लिए जब एडवांस मेंस के लिए कोचिंग करते हो, तो वह तुम्हारा एक नोट्स बनवाता है, क्वेश्चन आंसर लिखवाता है इजीएस्ट लैंग्वेज में, इजी मेथड से फिजिक्स को सीखना, न्यूमेरिकल्स को सीखना और अपने लक्ष्य को पाना और फिजिक्स को महसूस करना, यह सब काम इस चैनल पे तुम्हारा हो रहा है। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान दो कि अगर तुम फॉलो करते हो, तुमको कोई भी दूसरी जरूरत नहीं है, कोई भी अदर बुक्स में भी नहीं जाना पड़ेगा, तुमको कंप्लीट पैकेज मिलेगा जिसके थ्रू तुम बोर्ड प्लस कंपटीशन निकाल सको अच्छा मार्क के साथ, विद कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आगे तुमको फिजिक्स में हेल्प भी मिले, आगे फ्यूचर में बीएससी करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, तुमको हेल्प भी मिले। तो इन सब बातों के साथ बस लास्ट बात बोल रहे बच्चों, खुश रहो, मेहनत करो और वीडियो को शेयर करो।